तो दोस्तों आज हम एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जो हमें ले जाता है साल 2008 में। गैंगवॉन प्रोविंस की च्योनशान यूनिट दिखाई जाती है जहां एजेंट किम का बॉस उसे एक बहुत ही खतरनाक ऑर्डर देता है। उसे ऑर्डर देता है कि वो डिप्टी डायरेक्टर किम जोंग सन को खत्म कर दे, जो कि साउथ कोरिया के जनरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस से बिलोंग करता था। और ये वही बंदा है जिसने उन सीक्रेट एजेंट्स को मरवाया था जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच पीस टॉक को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए थे। इसके बाद मिस्टर किम अकेले ही जाकर उस डायरेक्टर को मार देता है। बाद में मीडिया के सामने एक फेक स्टोरी बनाई जाती है कि डिप्टी डायरेक्टर का मर्डर एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने किया था ताकि असली सच कभी बाहर ना आए। इसी बीच एजेंट किम को खबर मिलती है कि उसकी बीवी उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उसकी पत्नी उसकी बेटी मिंजी को जन्म देने के तुरंत बाद ही मर जाती है। मरने से पहले वो अपने पति से सिर्फ एक ही बात कहती है, अपना ये पुराना खूनी खेल छोड़कर सिर्फ एक पिता बनकर जियो और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करना। और यही मोमेंट पूरी कहानी का एक इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। जिसके बाद एजेंट किम अपने बॉस के सामने सीधी बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है और तुरंत रेजिग्नेशन मांगता है। बॉस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो मान जाता है। यहीं से एजेंट किम का नया सफर शुरू होता है। अब वो सिर्फ मिस्टर किम है, एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी को दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता है। वो अपना पूरा खूनी पास्ट भुला चुका था। कहानी अब थोड़ा पीछे जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे नामहून के फोन से मिंजी को एक फेक मैसेज भेजा गया था। कुछ गुंडों ने उसे घेरा, उसका फोन छीना और खुद ही मैसेज भेज दिया। जब मिंजी उस जगह पर पहुंच जाती है तो वहाँ उसे हेरी और उसके साथी गुंडे मिलते हैं। ये लोग मिलकर मिंजी को बहुत परेशान करते हैं। उसी दौरान हेरी गुस्से में मिंजी के सर पर वार कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम को उसका इल्म तक नहीं होता। वो घर पहुंचकर अपनी बेटी के बर्थडे की तैयारी में लगा हुआ था, बिल्कुल बेखबर। इधर एक गुंडा बाकी लड़कों को धमकाता है कि कोई भी इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा और उनके फोन जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद वो गुंडा गोल्डन टीथ गैंग के कलेक्टर ओ मिंचुअल को फोन करता है मदद मांगने के लिए ताकि मिंजी की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन मिंचुअल इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था और वो मना कर देता है। उसी दौरान गोल्डन टीथ गैंग का बॉस लोगों की बातचीत सुन लेता है तो वो तुरंत मदद के लिए हाँ कर देता है। वो उस जगह पर पहुंचता है और मिंजी की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है और हेरी को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। वो बड़ी ही चालाकी से हेरी की वो बातचीत भी रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें वो केस दबाने की बात कर रही होती है। रास्ते में वो हेरी को साफ साफ कह देता है कि ये बात अपने फादर से छुपा कर रखना। कहानी फिर से एपिसोड 1 की आखिरी सीन पर लौट आती है। घर वापस आते ही मिस्टर किम को एक अजीब सा इल्यूजन होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे मिंजी अभी भी उसके पास है। बेटी की तलाश में मिस्टर किम अब पूरी तरह तैयार हो जाता है। वो मिंचुअल और उसके साथियों की तलाश में निकल जाता है। अगले सीन में मिंचुअल अपने साथियों के साथ मिलकर एक आदमी को थ्रेटन कर रहा होता है। उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह होता है कि अगर डेडलाइन तक पैसा वापस नहीं किया तो फैमिली मेंबर्स के ऑर्गन्स देने पड़ेंगे। वो लोग जब उस आदमी की बेटी को लेकर जाने ही वाले होते हैं तभी डोरबेल बज जाती है। दरवाजे पर मिस्टर किम खड़ा होता है जो मिंचुअल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। इसके बाद एक जबरदस्त फाइट सीन होता है। मिस्टर किम उस छोटी बच्ची को टाइम पर बचा लेता है जबकि मिंचुअल किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन थिन वायर से वो बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ पिछली रात डाइनर में हुई झड़प के कारण ताइक्वांडो कोच हानसू जेल में बंद है। इधर मिस्टर किम के घर के नीचे वाला लॉन्ड्री का ओनर सोशल मीडिया पर वो वायरल फाइट देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ कोरिया की मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट में जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एक्टिविटी पर नजर रखती है। एक रिसर्चर वायरल वीडियो में मिस्टर किम को पहचान लेता है और उसे टायर 1 थ्रेट डिक्लेयर कर देता है, मतलब सबसे डेंजरस कैटेगरी का खतरा। सीनियर ऑफिशियल्स डिस्कस करते हैं कि उसे वापस पकड़ा जाए या नहीं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि पीस टॉक्स पूरे होने तक वेट किया जाए जो कि 1 महीने बाद होनी है। लेकिन कॉमरेड डायरेक्टर जनरल इस डिसीजन से खुश नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो गुस्से में बोलता है कि मिस्टर किम को पकड़ने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान में थी, पाक योंग ग्वांग, जिसे नंबर 66 के नाम से जाना जाता था। उसने अकेले ही पूरी एनिमी मिलिट्री यूनिट को खत्म कर दिया था, लेकिन अब वो मर चुका है। हाँ, उसका छोटा भाई जरूर आर्मी में है और उतना ही स्किल्ड और डेंजरस है जितना उसका बड़ा भाई था। कहानी वापस साउथ कोरिया आती है। स्पेशल मिशन डायरेक्टरेट SMD इस बात से टेंशन में है कि मिस्टर किम वापस एक्टिव हो गया है। एक फीमेल ऑफिसर पाक जिन चोल और मिस्टर किम के पुराने कनेक्शन की ब्रीफिंग देती है और साथ ही डाइनर वाली फाइट की रिपोर्ट भी प्रेजेंट करती है। ये इन्फॉर्मेशन लेने वाला इंसान है SMD डायरेक्टर कांग गुक चुल। ऑफिसर ये भी बताती है कि एजेंट किम के रिएक्टिवेट होते ही नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटी
एक्टिविटीज भी बढ़ गई हैं। अब कहानी वापस मिस्टर किम की इन्वेस्टिगेशन पर आती है। वो मिंजुल से सख्ती से पूछताछ करता है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। मिस्टर किम उस पर बंदूक तानता है। घबराकर वो सच उगल देता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। आखिरी मैसेज में लिखा होता है कि लड़की की बॉडी का इंतजाम हो चुका है। वो मिंजुल को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हैरी पूरी तरह घबराई हुई है। मिस्टर जू से मिलने आता है। वो हैरी को समझाता है कि मिंजी वाली बात भूल जाए और एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। लोग तुम्हें देखते ही डर से कांपने चाहिए। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम एक इजी टारगेट हो। गोल्डन टीथ के गुंडे उससे पूछते हैं कि उसने हैरी से इस काम के बदले पैसे क्यों नहीं लिए। जवाब मिलता है अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया तो मिस्टर जू उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब कहानी 2016 के एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ मिस्टर जू का पास्ट रिवील होता है। पहले वो एक स्ट्रीट लेवल का गुंडा था जिसने कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर कब्जा करके अपना एम्पायर खड़ा किया। आज वो एक बहुत ही वायलेंट और डेंजरस इंसान बन चुका है। इधर एक पुलिस वैन मिस्टर किम को ले जा रही होती है। दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते से एक स्पाई साउथ कोरिया में एंटर करता है। ये नंबर 66 का छोटा भाई था जिसे मिस्टर किम को मारने का मिशन दिया गया था। अब उसी को नया नंबर 66 बना दिया गया है। वो अपने हैंडलर से मिलता है जो उसे मिस्टर किम की फ्रेश लोकेशन, एक कार और एक गन देता है। उधर हांसू जेल से रिलीज हो जाता है और इसी दौरान उसकी नजर नए नंबर 66 पर पड़ती है, लेकिन वो अपने शक को इग्नोर कर देता है। नया नंबर 66 एक पुलिस ऑफिसर का भेस धरता है और जिनचुल के पास पहुंचता है जो उस वक्त खाना मांग रहा होता है। नंबर 66 उससे मिस्टर किम के बारे में पूछता है। जब बंदूक तान कर धमकाया जाता है तो जिनचुल मिस्टर किम के घर का एड्रेस बता देता है। इसके बाद जिनचुल अपने सेलमेट का गला दबा देता है, हंगामा खड़ा करता है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ अपनी हैरी वाली रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जबकि उसके गुंडे एक आदमी को जमीन खाली करवाने के लिए पीट रहे होते हैं। वो रिकॉर्डिंग एडिट करवाता है और स्टूडियो से निकल जाता है। बाद में जब वो अपनी कार की डिक्की खोलता है और अपने आदमी को डांटता है मिंजी की बॉडी प्रॉपरली ना छुपाने के लिए, तभी पता चलता है कि मिंजी अभी भी जिंदा है। उधर मिस्टर किम इंटेरोगेशन के दौरान एक भी शब्द नहीं बोलता। पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है, लेकिन जब उसके रिकॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश की जाती है तो उन्हें एक्सेस ही नहीं मिलता, जो साफ बताता है कि मिस्टर किम की असलियत कितना बड़ा सीक्रेट है। और अंत में जब सब कुछ शांत होने लगता है मिस्टर किम का फोन बजता है। कॉलर आईडी पर लिखा होता है मिंजी। मिस्टर किम धीरे से फोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज सुनकर लगता है जैसे सच में मिंजी ही बोल रही हो और यहीं से मिस्टर किम को फिर से उम्मीद जाग जाती है। वो पुलिस की हिरासत में इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मिंजी शायद मर चुकी है और उन लोगों ने उसकी बॉडी को कहीं पर छुपा दिया है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि मिंजी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने वाला है। और यहीं पर एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के एपिसोड 3 की शुरुआत 5 महीने पहले के एक फ्लैशबैक से होती है। स्कूल में मिंजी की एक दोस्त उससे उसका फोन मांगती है क्योंकि उसका खुद का फोन जब्त कर लिया गया था। वो उसका फोन लेते वक्त उसके फोन को पुराना फोन कहकर उसे चिढ़ाती है। वो कहती है कि हमारी क्लास के सभी बच्चे 1 साल के बाद अपना फोन चेंज कर देते हैं, लेकिन तुम इतना पुराना फोन क्यों यूज कर रही हो। खैर वो इसके बाद उसका फोन लेकर चली जाती है। इसके बाद घर पहुंचने पर मिंजी अपने पिता के लिए खाना बनाती है और उनकी मदद करने की पेशकश करती है। मिस्टर किम तुरंत समझ जाते हैं कि उसके इस बिहेवियर के पीछे कोई वजह है। थोड़ी देर बाद मिंजी उनसे नया फोन मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं और उसे अपना फोन दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें नए फोन की जरूरत नहीं है। इससे वो नाराज हो जाती है और अपने कमरे में जाकर खाना खाने का फैसला करती है। उसी रात जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे अपनी मेज पर एक नया फोन और एक दिल के आकार वाला की चेन रखा हुआ मिलता है, जिसके बाद मिंजी बहुत खुश हो जाती है और उसे देखकर मिस्टर किम भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है जहाँ मिस्टर किम पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। तभी उनके फोन पर कॉल आती है। जब उन्हें पता चलता है कि कॉल मिंजी की है तो वो उन पुलिस वालों को बहुत मारते हैं और फोन उठाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो फोन को उठाते हैं उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे ही फोन उठाते हैं उन्हें पता चलता है कि मिंजी अभी भी जिंदा है। कुछ देर बाद फोन फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद मिस्टर किम बिना कोई खास जानकारी मिले पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान दूसरी ओर साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी SMD मिस्टर किम पर लगातार नजर रख रही होती है, लेकिन उन्हें उसे ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो अपना पुराना फोन इस्तेमाल करता है। एजेंसी को ये जानकारी मिलती है कि ह्वानसिन पुलिस स्टेशन में एजेंट किम की बैकग्राउंड की जांच की गई थी। वहीं मिस्टर किम की सहकर्मी सांगे और उनके घर के नीचे वाला लॉन्ड्री का मालिक दोनों को फोन कॉल आती है, जिसके बाद पता चलता है कि वो लोग भी सीक्रेट एजेंट थे जो कि अपना भेस बदल कर रह रहे थे ताकि मिस्टर किम पर नजर रखी जाए। हैरी अब भी अपने कमरे से बाहर आने से इनकार करती है, जिससे उसके पिता चिंतित हो जाते हैं। वो अपने आदमी को इस मामले की जांच करने का आदेश देता है। जांच के दौरान उन्हें एक सुराग मिलता है, सुंग मिन हो। इसके बाद कोड नेम 66 का छोटा भाई मिस्टर किम के घर पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात पाक जिन चोल से होती है। घर के अंदर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसके बाद नंबर 66 वहाँ से भाग निकलता है। पाक जिन चोल उसका पीछा करता है। तभी पता
चलता है कि लॉन्ड्री का मालिक एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उस पूरी लड़ाई की सूचना खुफिया एजेंसी के प्रमुख को दे देता है। कुछ ही देर बाद उन्हें एजेंट किम की मौजूदा लोकेशन का पता चल जाता है। वो हानसू के ताइक्वांडो सेंटर में होता है। हानसू पहले एक ओलंपिक चैंपियन रह चुका था। बाद में सरकार ने उसे मिस्टर किम और पाक जिनचोल के साथ उत्तर कोरिया में घुसपैठ करने के मिशन के लिए भर्ती किया था। मिस्टर किम उससे मिंजी को ढूंढने के लिए बंकर का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगता है। इसी दौरान खुफिया एजेंसी का प्रमुख ताइक्वांडो सेंटर पहुंच जाता है और एक स्टूडेंट को बंधक बना लेता है। जैसे ही स्टूडेंट सेफली बाहर निकलता है, वहाँ उन लोगों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्टर किम और हानसू खुफिया एजेंसी के लोगों से लड़ते हुए वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। वो एक कार से अपने गुप्त बंकर पर पहुँचते हैं, जहाँ वो मिंजी के फोन का पता लगाने की कोशिश शुरू करते हैं। इसी दौरान जिनचोल कुछ पूर्व मरीन सैनिकों से संपर्क करता है और मिस्टर किम को फोन करके बताता है कि उनके घर पर क्या हुआ था। आखिरकार उन्हें मिंजी के फोन की लोकेशन ग्योंगी-डो क्षेत्र में मिल जाती है और वो तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर मिस्टर जू का आदमी सुंग मिनहो के पास पहुंचता है। बातचीत के दौरान मिस्टर किम के बारे में जानकारी मिलती है। वो मिनहो को चुप रहने के लिए पैसे देता है, लेकिन बाद में मिस्टर जू के आदेश पर उसकी हत्या कर देता है। दूसरी तरफ नया नंबर 66 मिंजी के स्कूल पहुंचता है। वहाँ एक लड़के को कुछ स्टूडेंट्स द्वारा परेशान किया जा रहा था। उनसे मिंजी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। जिस लड़के के साथ बदमाशी हो रही थी, वो आखिरकार नंबर 66 को बताता है कि मिंजी का पता लगाने में कांग हो योंग मदद कर सकती है, क्योंकि उसके फोन में ऐसा ऐप है जिससे मिंजी की लोकेशन देखी जा सकती है। इससे पहले कि वो कुछ बता सके, बदमाश बीच में आ जाते हैं और नंबर 66 उनसे भिड़ जाता है। इसी दौरान एसएमडी का एजेंट भी स्कूल में पहुंचकर क्लास टीचर से मिंजी और मिस्टर किम के बारे में जानकारी जुटा रहा होता है। दूसरी तरफ नया नंबर 66 स्कूल में उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसे अपनी मदद करने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद कहानी मिस्टर जू की ओर बढ़ती है, जो साउथ और उत्तर कोरिया के बीच होने वाले एक व्यापारिक समझौते को लेकर विधायक कांग से मुलाकात करता है। बैठक खत्म होने के बाद उसे मिंजी और मिस्टर किम से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाती है। उधर मिस्टर किम और हानसू उस जगह पहुंचते हैं जहां मिंजी के होने का शक था। वहां उन्हें बड़ी संख्या में गुंडे मिलते हैं। मिस्टर किम एक गुंडे को सबक सिखाकर सीधे उसके मालिक तक पहुंचने के लिए निकल जाता है, जबकि हानसू बाकी गुंडों से लड़ाई में उलझ जाता है। इसी दौरान मिस्टर किम को उनके पास मिंजी का दिल के आकार वाला कीचेन दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसका इस मामले से संबंध है। ऊपर पहुंचने पर मिस्टर किम को पता चलता है कि वहाँ एक अवैध ऑनलाइन ठगी का अड्डा चल रहा था, जहाँ गुंडे नकली पहचान बनाकर लोगों को इंटरनेट पर फंसाते थे। जैसे ही मिस्टर किम को मिंजी का कीचेन मिलता है, उसकी गुंडों से भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। नीचे हानसू भी सभी गुंडों को काबू कर चुका होता है। उन लोगों का मालिक बेहद घिनौने अंदाज में मिस्टर किम को उकसाते हुए दावा करता है कि उसने उसी रात मिंजी के साथ संबंध बनाए थे। ये सुनकर मिस्टर किम कुछ पल के लिए भावुक हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। तभी वो लड़का सच बताता है कि वो कभी मिंजी से मिला ही नहीं था। वो बताता है कि उसे मिंजी का फोन हवासिन स्टेशन पर एक बेघर आदमी से मिला था। मिस्टर किम को पहले जो फोन आया था वो उसी आदमी द्वारा गलती से लगाया गया कॉल था। वो बताता है कि उसने मिंजी और उसकी बेस्ट फ्रेंड की चैट पढ़ी थी। उन संदेशों में उसे लगा था कि हो योंग सिर्फ अपने मतलब के लिए मिंजी का इस्तेमाल कर रही थी। ये सब सुनकर मिस्टर किम को एहसास होता है कि उसकी बेटी कितनी अकेली थी, और जब उसे अपने पिता के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके साथ कोई नहीं था। जैसे ही मिस्टर किम और हानसू वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, तभी नया नंबर 66 वहाँ पहुँच जाता है और मिस्टर किम पर बंदूक तान देता है। तो यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में कहानी 2006 में चली जाती है, जिसमें मिस्टर किम एक साउथ कोरियन सैनिक से बात कर रहा होता है। उस सैनिक इशारों में मिस्टर किम से अपना पक्ष बदलने के लिए कहता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि मिस्टर किम और पाक जिनचोल की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। दोनों आमने सामने आते हैं और जिनचोल उसे चुनौती देता है, अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो बिना किसी रहम के लड़े। इस पर मिस्टर किम कहता है कि उसे जीने की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ अपने एक दोस्त से किया हुआ वादा निभा रहा है। फ्लैशबैक के अंत में मिस्टर किम अपना नाम 73 बताता है, लेकिन तुरंत खुद को सुधारते हुए कहता है कि उसका नाम 66 है। यहाँ से पता चलता है कि 66 कोई और आदमी था, जिसका भाई मिस्टर किम को मारने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद मिस्टर किम 73 से 66 बन गया, और ये हम आने वाले एपिसोड में जरूर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।